स्क्रू के ऊपर कई सारे लोगों ने हमसे प्रश्न किया है कि डॉक्टर साहब बायो स्क्रू क्या होता है। देखिए, बायो स्क्रू जो ट्रेडिशनली बात की जाती है वो PLLA स्क्रूज की बात की जाती है, जो पॉली एल लैक्टिक एसिड का स्क्रू होता है। यह एक थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में स्क्रूज अपने आप अंदर गल जाते थे और वो एब्जॉर्ब हो जाते थे, परंतु बाद में देखा गया कि कुछ पेशेंट्स में 100 में से किसी एक या दो पेशेंट में ये स्टेराइल, जब ये पिघलते हैं तो ये स्टेराइल रिएक्शन करते हैं। तो आज की डेट में PLLA, प्योर PLLA स्क्रूज का जो प्रयोग है वह कम होने लगा है और उनकी जगह पे दूसरे बायो मटीरियल्स जैसे कि बायो कॉम्पोजिट स्क्रू, जैसे मैंने आपको एक या दो एग्जाम्पल बताए थे, यह जिमर बायोमेट कंपनी का जो है वो कॉम्पोस्ट स्क्रू है। और जैसा कि मैंने बताया, बायो कॉम्पोजिट मटीरियल में फ्रेंच कंपनीज आर लीडर्स, तो फ्रेंच कंपनीज के स्क्रूज इस तरह के आते हैं, काफी अच्छे होते हैं। तो आज की डेट में बायो कॉम्पोजिट जो स्क्रूज है, अगर हम स्क्रू पर्टिकुलर की बात करें तो बायो कॉम्पोजिट स्क्रूज जो है उनका प्रचलन जो है वो ज्यादा है। साथ ही साथ पीक स्क्रू, पॉली इथाइल ईथर कीटोन, यह भी एक काफी अच्छा इनर्ट मटेरियल है जिसके स्क्रूज आजकल अवेलेबल हो गए हैं। यह अपने आप खुलता नहीं है पर यह शरीर में इनर्ट रहता है, मतलब किसी तरह का रिएक्शन बॉडी में नहीं करता है। तो यह भी काफी हद तक हम जो है वो स्पेसिफिक केसेस में हम यूज कर सकते हैं। कोठारी साहब ने प्रश्न पूछा है कि उनके लिगामेंट में इंजरी हुई है और कंप्लीट टेयर हुआ है और डॉक्टर ने रेस्ट करने का बोला है। तो देखिए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको फोकस करना चाहूंगा कि ACL इंजरी में कई सारे कंसेप्ट पुराने हो गए। ACL सर्जरी के बाद आपको रेस्ट करना है, आपको प्लास्टर लगा देना है, आपको ब्रेस लगा देना है, यह सब कंसेप्ट पुराने कंसेप्ट हैं। यह उस समय के कंसेप्ट हैं जब ACL सर्जरी इतनी इवॉल्व नहीं थी, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। आज की डेट में ACL सर्जरी में 1 महीने का रेस्ट लेने की जरूरत या 1.5 महीने का रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप समझ लीजिए, ACL इंजरी कभी भी इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है, इसमें जल्दी कराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज इंजरी हुई तो आज की आज 1-2 दिन में सर्जरी करानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परंतु वेट करना है ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है कि चोट लगने के 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद तक हम सर्जरी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको हमारे टॉक के शुरू में बताया था कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वह टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है और अब जो है हम कई सारी रिपेरेटिव सर्जरीज भी करने लगे कि अगर टूटा है, ACL टूटा है और पेशेंट सही समय पर हमारे पास 10 से 15 दिन के अंदर में आ गया है तो हम टूटे हुए ACL को वापस जोड़ सकते हैं, उसमें ग्राफ्ट भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेशेंट के लिए काफी बेहतर ये हो जाता है कि उसको जो है वो इग्नोर नहीं करें और सही समय पे स्पेशलिस्ट के पास उसका परामर्श लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट्स होते हैं वो अज्ञानता के कारण, अनइंफॉर्मेशन के कारण वो रूटीन ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते रहते हैं जो इस तरह की सर्जरीज बहुत रूटीनली परफॉर्म नहीं करते। तो आइडियली मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लिगामेंट इंजरी है तो आप स्पेशलिस्ट से मिलें, स्पेशलिस्ट से एडवाइस लें और टेक्निकली एडवांस टेक्निक से जो है इस प्रोसीजर को करवाएं, क्योंकि काफी सारे एडवांसमेंट्स पिछले 5 से 10 वर्षों में इसमें हुए। तो रिसेंट एडवांसमेंट्स ACL सर्जरीज में काफी सारे हुए हैं जिससे हमारे रिजल्ट्स जो है वो आज की डेट में पहले की तुलना में काफी हद तक बेहतर आ रहे हैं। जो रिजल्ट्स हम पहले पेशेंट्स को उस समय की टेक्निक से ले पाते थे, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण अब जो है हम काफी बेहतर पेशेंट्स को रिजल्ट दे पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अब हमारा ध्यान रिकंस्ट्रक्शन से रिपेयर की तरफ हो गया है, रिसेक्शन से रिपेयर की तरफ हो गया है। मेनिस्कस रिसेक्शन, मेनिस्कस ट्रिमिंग की तुलना में हम मेनिस्कस को बचा रहे हैं। अगर मेनिस्कस का 20% भी फटा है, 20% भी हम बचा रहे हैं तो पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिजल्ट दिए जा सकते हैं। घुटने के जो घिसारे की जो रेट्स हैं वह काफी कम हो जाती है। ACL इंजरी के 4 महीने हो गए उसके बावजूद भी इम्बैलेंस फील होता है। दैट इज व्हाई मैं आपको बता रहा था कि प्रोप्राइसेप्शन बहुत जरूरी है, स्टम्प प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है और इसीलिए आजकल की जो लेटेस्ट टेक्निक है, जो मैं आपको हमारे वीडियो भी अभी आज वर्ल्ड में रिलीज करने वाले हैं, वेरी इनोवेटिव नई टेक्निक जो हमने फर्स्ट टाइम देखा है, जिसमें हम जो स्टम्प होता है, जैसे ACL आपका टूट गया, ACL फट गया,
एसीएल के लिए हमने नया ग्राफ्ट भी डाल दिया। उसके बाद जो पुराने एसीएल के अवशेष होते हैं, उसके जो स्टंप होते हैं, हम उस स्टंप को भी वापस आपके ग्राफ्ट के ऊपर ही रिपेयर कर देते हैं। और इसके लिए हम स्पेशल ऑल सूचर इम्प्लांट्स का प्रयोग करते हैं। इसके लिए स्पेशल ऑल सूचर इम्प्लांट्स हम यूज करते हैं, और वो ऑल सूचर इम्प्लांट यूज करके हम जो है जो बचा हुआ एसीएल है उसको भी अपनी जगह पे रिपेयर कर पाते हैं। तो यह सारी जो नई टेक्नोलॉजी है, यह प्रॉपर रिसेप्शन को बचाती है। तो आपको जो गिरने का डर लगता था, जो बैलेंस पहले महसूस नहीं होता था, वह बैलेंस जो है आपको वापस महसूस होने लगेगा, वो बैलेंस आपको महसूस होगा। अदरवाइज रूटीन में अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो फिजियोथेरेपी इज द की। आप अच्छे से फिजियोथेरेपी करें। फिजियोथेरेपी में कई सारी स्पेशल प्रोप्राइसेप्टिव ट्रेनिंग होती है, प्रोप्राइसेप्टिव एक्सरसाइजेज होती है। अगर वो आप रेगुलरली करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो रिकवरी अच्छी आएगी। लॉन्ग टर्म में जो है आपको जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो काफी हद तक और काफी बेहतर आएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन एक अच्छे सेंटर पे अगर आप कराते हैं तो क्या कर सकते हैं। स्लिप कटर डिवाइसेस के ऊपर काफी सारे प्रश्न हैं। तो स्लिप कटर डिवाइस मैंने आपको दिखाई दिया था, और उसका स्पेसिफिकली एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसके स्पेसिफिकली जिग्स आते हैं, स्पेसिफिकली गाइड्स आते हैं जो इस तरह के होते हैं। ये जो आप गाइड यहाँ पे देख रहे हैं कि मेनिस्कस रूट की गाइड है, ये भी एक काफी कॉमन इंजरी होती है। साथ ही ये जो आप क्यूरेट देख रहे हैं, ये भी मेनिस्कस रूट रिपेयर की क्यूरेट होती है, और हम मेनिस्कस रूट जो है उसकी क्यूरेट काफी वो यूज करते हैं। यह जो मेनिस्कस रूट है या जो गति होती है वहां से बच जाती है। हम बात कर रहे थे स्टंप रिपेयर की। तो स्टंप रिपेयर में हम इस तरह का डिवाइस यूज करते हैं। यह डिवाइस जो है वो ऑल सूचर इम्प्लांट्स होते हैं, उसके इंसर्टर है, और हम जब भी एंकर डालते हैं उसके अंदर धागा ही होता है। सो ऑल सूचर जो एंकर है उसका अभिप्राय है कि उसके अंदर धागा ही है, उसके अंदर कोई मेटल या कोई प्लास्टिक का पार्ट नहीं है। उसके अंदर के जो धागे होते हैं, उन धागों को जो हम एसीएल का बचा हुआ रेमनेंट है, बचा हुआ स्टंप है, उसके अंदर से टाँके लेके निकाल लेते हैं और उसको वापस अपनी जगह पे रिपेयर करते हैं। तो फायदा ये होता है कि न सिर्फ आपका जो हमने जो एसीएल टूट गया था उसकी जगह हमने ग्राफ्ट डाल दिया, परंतु जो बचे हुए एसीएल के अवशेष थे, देखिए नेचुरल चीज नेचुरल है। नेचुरल एसीएल का जो मटेरियल है वो नेचुरल एसीएल का मटेरियल है। आर्टिफिशियल जो आप ग्राफ्ट डाल रहे हो वो है तो आर्टिफिशियल। तो नेचुरल चीज को आर्टिफिशियल के साथ हमने कंबाइन किया, उसको इंटीग्रेट किया, वो उसकी हीलिंग में मदद करेगा, रीटियर रेट कम कर देगा, वापस फटने के चांस कम कर देगा। आपको नॉर्मल प्रोप्राइसेप्शन जो बैलेंस छूटता है बाद में, जैसा लगता है ऑपरेशन के बाद के बैलेंस छूट रहा है, वो चांस डेफिनेटली कम कर देगा, क्योंकि आपका बैलेंस आने लगेगा उसके बाद में, और रीटियर रेट्स आपकी काफी कम कर देगा, और बल्क जो है वो भी बढ़ा देगा। तो आपका जो लिगामेंट है वो रिकंस्ट्रक्ट होने के साथ, मतलब नया लिगामेंट के साथ पुराना लिगामेंट का भी जितना पार्ट हम उसमें जोड़ सकेंगे, जितना पार्ट उसमें हम चिपका सकेंगे जो है वो हम चिपका देंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोगों को समझनी चाहिए। एसीएल सर्जरी के बारे में कई लोगों ने हमसे एक और सवाल पूछा है, कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी के बारे में। देखिए, जब से एसीएल सर्जरी स्टार्ट हुई तब से स्क्रू सर्जरी की जाती थी। बहुत ही पुरानी तकनीक है, एज ओल्ड तकनीक है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि स्क्रू की जो तकनीक है वह खराब तकनीक है। स्क्रू के द्वारा हमने भी अपनी इनिशियल प्रैक्टिस में कई सारे पेशेंट ऑपरेट किए, वो भी अभी अच्छा कर रहे हैं। तो यह मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि स्क्रू की तकनीक खराब तकनीक है। परंतु जैसे पहले आईफोन 3 आता था, फिर आईफोन 4 आया, फिर आईफोन 5 आया, उस तरह से टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ मेरा ऐसा मानना है कि हमें भी अपनी टेक्निक को, अपनी जो सर्जिकल स्टाइल है, सर्जिकल जो पैटर्न है, उसको रिफाइन करना चाहिए। और वो अगर हम कॉन्शियसली करते हैं, पेशेंट्स का जो है रिजल्ट्स को देखते हुए करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने रिजल्ट्स को इम्प्रोवाइज कर पाते हैं, और अपने खुद अपने रिजल्ट्स को इम्प्रोवाइज कर पाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने जो सर्जरीज की, हमने जो पेशेंट्स स्क्रू के साथ ऑपरेट किए 15 साल पहले, वो भी पेशेंट अच्छे कर रहे हैं, परंतु उनके तुलना में हम देखेंगे तो ये जो हमारे पेशेंट जो आज हम ऑल इनसाइड टेक्निक से कर रहे हैं, ये जो हम फ्लेक्सिबल ह्यूमन टेक्निक से कर रहे हैं, जिन पेशेंट्स में हम ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, स्टंप रिपेयर कर रहे हैं या प्राइमरी रिपेयर कर रहे हैं, उसमें यह और बेहतर हम रिजल्ट उनकी तुलना में 5% 10% और बेहतर। तो इट इज बेसिकली, इट इज जो मैं कहूँगा, इट इज अवर
पैशन टुवर्ड्स द परफेक्शन। सो व्हाट वी वांट इज परफेक्शन। तो हम चाहते हैं कि हम इस तरह के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको इस तरह से यूज करें कि जो आपका जो भी हम प्रोसीजर करें उसमें टेक्निकल परफॉर्मेंस आपको परफेक्ट मिले, बाद में आप स्पोर्ट्स खेल पाए, अपनी सारी एक्टिविटीज कर पाए, सारा काम कर पाए। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because the surgery which we do in this period of about half an hour 1 hour will actually depend कि उससे पूरी की पूरी आपकी लाइफ क्या रहने वाली है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन should not compromise on the technology that we use, the recent most technology and recent more things that we can use. हमने स्वाइप लॉक एंकर की बात की थी, मैंने आपको एक क्लोज वो दिखाया था। ये एक ओपन स्वाइप लॉक एंकर का इंसर्टर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दिस इज एन आर्थ्रेक्स कंपनी स्वाइप लॉक इंसर्टर। इसमें आगे की तरफ जो है वो एंकर होता है, उसके आगे की तरफ एक छोटी सी आइलेट होती है। तो जब हम एसीएल रिपेयर करते हैं, और आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं कि मैं ऑलमोस्ट हमारे एसीएल सर्जरी ऑपरेट कर रहा हूं, तो करीबन 15% पेशेंट्स आई एम एबल टू 15 to 20% पेशेंट्स आई एम एबल टू डू अ प्राइमरी रिपेयर। जब पेशेंट हमारे पास सही समय पे आ रहा है तो हम सही टाइम पे अगर सर्जरी करते हैं तो प्राइमरी रिपेयर बिना ग्राफ्ट के भी हम काफी हद तक कर रहे हैं। तो और वो इस डिवाइस के मदद से, क्योंकि हम धागे लेते हैं, धागे इसके अंदर से डाल देते हैं और वापस उसके अंदर उसको इम्पैक्ट कर देते हैं। तो ये एक अपने आप में स्वाइप लॉक एंकर एक इस तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसके द्वारा जो है, अब ये नॉटलेस एंकर अलग अलग कंपनीज के भी हैं, पर आर्थ्रेक्स कंपनी हम नॉर्मली ज्यादा यूज करते हैं। तो फिर जैसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, इज आर्थ्रेक्स बेटर देन इंडियन ग्राफ्ट? तो पहली बात है कि जो ग्राफ्ट है वो कभी भी किसी कंपनी का नहीं होता है, ग्राफ्ट आपका खुद का होगा। इम्प्लांट जो है वो अलग अलग कंपनीज के रहेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इम्प्लांट में क्वालिटी का फर्क होता है, परंतु इम्प्लांट की मेक से, इम्प्लांट की कंपनी से आपके सर्जिकल रिजल्ट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, सर्जिकल टेक्निक से फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आर्थ्रेक्स कंपनी हमने यूज करी और गलत टेक्निक से हमने सर्जरी कर दी है, उतना प्रिसाइजली हमने सर्जरी नहीं की तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर हमने इंडियन इम्प्लांट भी यूज किया है, और इंडियन इम्प्लांट का मतलब ये कि जो भी हम इम्प्लांट हम यूज कर रहे हैं वो एक अप्रूव्ड इम्प्लांट है, वो एक क्या बोलते हैं उसको, लाइसेंस्ड इम्प्लांट है। ये बहुत जरूरी है। कोई भी जो इम्प्लांट यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी यूज कर रहे हैं, इट शुड बी अ लाइसेंस्ड इम्प्लांट। अगर हम लाइसेंस्ड इम्प्लांट, अप्रूव्ड इम्प्लांट यूज कर रहे हैं और सही तकनीक से यूज कर रहे हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। गाड़ी चलाने के ऊपर काफी सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि कार कब चला सकते हैं, ड्राइव कब कर सकते हैं, कब हम टू व्हीलर चला सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी, किस तरह की आपकी सर्जरी हुई है, आपको डेफिनेटली अपने सर्जन से राय लेनी चाहिए। ऑलमोस्ट हम ये मानते हैं कि टू व्हीलर जो है वो चलाने में आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, बट फोर व्हीलर आप यूजुअली विद इन अ मंथ चला पाओगे। टू व्हीलर चलाने में आपको करीबन 2 महीने तक लग सकते हैं, क्योंकि टू व्हीलर में हमें एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपको वापस इंजरी नहीं हो जाए, वापस चोट नहीं लग जाए। ऑपरेशन के बाद घुटने में से आवाज आने के कई सारे प्रश्न हैं। तो अगर आपको ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद घुटने में से आवाज आ रही है तो इसको हम क्रेपिटस बोलते हैं। अगर ये क्रेपिटस में दर्द नहीं हो रहा है तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर दर्द है तो आपको जो है एक बार दिखाना चाहिए अपने जो ऑपरेटिंग सर्जन है, ये एक अच्छे स्पेसिफिक डॉक्टर की, अच्छे डॉक्टर की आप परामर्श ले सकते हैं। ग्रेड 3 कॉम्प्लेक्स एसीएल मेनिस्कस टेयर में क्या सर्जरी करनी चाहिए? मैं इसमें भी रिपेयर करूंगा। अधिकांश जो डॉक्टर हैं वह कॉम्प्लेक्स मेनिस्कस टेयर में मेनिसेक्टमी कर देते हैं, जो खराब पोर्शन पार्ट होता है वो निकाल देते हैं। परंतु हमने देखा है कि अगर हम जितना प्रिजर्व कर सके, जितना बचा सके, लॉन्ग टर्म रिजल्ट उतने बेहतर होते हैं। तो कई बार हमको ऐसा होता है कि हमें 5-7 एंकर 10 एंकर भी डालने पड़ते हैं, परंतु हम कोशिश करते हैं कि एक एक छोटा छोटा टुकड़ा भी अगर हम मिलीमीटर में भी हम बचा पा रहे हैं तो वो आपको 2 मिलीमीटर 2 साल दे देगा आपको इस तरह से। तो एक मिलीमीटर जो है वो आपके एक एक 2 साल के बराबर हो जाता है। तो अगर हम सपोजिटली 3 मिलीमीटर भी आपके घुटने का यदि बचा पाऊँ तो मैं 3 या 4 साल आपके बचा पाऊंगा लॉन्ग टर्म में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि उस समय पे अगर हम छोटा छोटा टुकड़ा भी आपका बचा रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो काफी बेहतर रिजल्ट लाएगा। अब इस जो लास्ट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ एसीएल सर्जरी के बारे में। और डेफिनेटली हमारे कई सारे पेशेंट्स जो हैं वो पुअर होते हैं, कई सारे पेशेंट्स जो हैं वो कई बार इतने अफोर्डेबल नहीं होते हैं, और कई बार जो है कई सारे पेशेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ द सर्जरी है वो कैसे करें।
तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ द सर्जरी जो होती है वो डिपेंड करती है जो सर्जिकल टेक्नोलॉजी या सर्जिकल टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, किस तरह के इक्विपमेंट, इम्प्लांट और किस तरह के ओटी में वो सर्जरी परफॉर्म की जा रही है। अगर वो सब कुछ बहुत परफेक्ट है तो डेफिनेटली एक अच्छी जगह पे आप कराएंगे तो सर्जिकल रेट्स ज्यादा रहेंगी और वो ज्यादा होना लाजमी है, क्योंकि और दूसरी चीज मैं ये भी मानता हूँ बहुत स्ट्रांगली कि आपको कॉस्टिंग के कारण कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पर भी अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो उधर के आपके सर्जिकल टेक्निक पे आता है। तो सर्जिकल जो कॉम्प्रोमाइज है किसी भी तरह का लिगामेंट सर्जरीज में, मेनिस्कस सर्जरीज में नहीं करना चाहिए। मुझे अगर जरूरत लगती है, जैसा कि मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, मेनिस्कस फटा हुआ है, गद्दी फटी हुई है और मुझे लगता है कि इस मरीज के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें गद्दी रिपेयर करनी चाहिए। अब कई मरीज वो हो जाते हैं कि भाई आपने, परंतु हम वो नहीं मानते। अगर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे इस मरीज को रिपेयर करने के लिए 6 इम्प्लांट डालने हैं, 6 इस तरह के स्पेशल डिवाइस यूज करने हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये ऐसे डिवाइसेस हैं, ऑल इनसाइड रिपेयर डिवाइसेस है, और अगर मुझे 6 यूज करने हैं तो मैं 6 यूज करूंगा। मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज करके यह नहीं करना चाहूंगा कि मैं 6 की जगह 5 लगा दूं, क्योंकि 6 करूंगा तो शायद मरीज का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो इसको यूं सोचेगा कि डॉक्टर साहब ने हमसे बहुत ज्यादा चार्ज कर दिया। पर यह नहीं सोचना होता है कि जब मैं एक सर्जरी में हूं, आइडियली जब भी आपका सर्जन सर्जरी में हो तो उसके मन में यह नहीं होना चाहिए कि मैं कॉस्ट, पेशेंट की कॉस्ट कम कैसे करूं। उसके मन में ये होना चाहिए कि मैं मरीज को सबसे लंबे से लंबे टाइम तक घुटने को लाइफ कैसे दूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अगर 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर भी आपका मेनिस्कस बचा पाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको 2 या 3 साल घुटने के एक्स्ट्रा दे पाता हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम जो है कॉम्प्रोमाइज स्पेसिफिकली इन रिगार्ड टू नंबर ऑफ इम्प्लांट यूज और नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूज तो डेफिनेटली नहीं करें। फिक्सेशन जो पॉइंट्स है हमारे वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम उसको एक्यूरेटली उस प्रोसीजर को करना चाहिए।